नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे मापते हैं, इसके दो पैमाने अपन ने पढ़ लिए। एक तो मुलिकन स्केल और दूसरा पाउलिंग स्केल। मुलिकन स्केल पर कौन से गुणों का प्रयोग करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता मापी गई? आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता। और पाउलिंग स्केल पर कौन से गुण का प्रयोग करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता मापी गई? वो है बंध वियोजन ऊर्जा। दोनों में मैंने एक संबंध भी बताया था। मैंने कहा था मुलिकन स्केल पर जो नेगेटिविटी होती है वो पाउलिंग स्केल पर नेगेटिविटी से 2.8 गुना 2.8 टाइम्स ज़्यादा होती है। एक स्केल और पढ़ेंगे अपन, अल्रेड रोचो या रोसो भी कह देते हैं कुछ लोग। स्केल अल्रेड रोचो स्केल, शॉर्ट में इसको AR स्केल भी कह सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया कि किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, किसी परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाभिक के आकर्षण बल और परमाणु के आकार पर निर्भर करती है। किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाभिक के आकर्षण बल और उस परमाणु के आकार पर निर्भर करती है। और इन्होंने क्या पैमाना दिया, क्या फॉर्मूला दिया? AR स्केल पर ऋण विद्युतता बराबर होगी 0.359 इंटू Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर प्लस 0.744। अच्छा, ये जो R है परमाणु आकार है या परमाणु त्रिज्या है, Z इफेक्टिव आप जानते ही हैं, इसको स्लेटर के नियम से निकाल लेंगे। R की इकाई क्या होगी? यहाँ पर इसकी इकाई लेंगे अपन एंगस्ट्रॉम। तो इन्होंने कहा कि जो ऋण विद्युतता है वो Z इफेक्टिव पर, प्रभावी नाभिकीय आवेश और आकार पर निर्भर करेगी। और ये फॉर्मूला इन्होंने दिया किसी परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करने के लिए। तो ये 3 स्केल दिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ परमाणुओं की ऋण विद्युतताएं बता रहा हूँ पाउलिंग स्केल पर, जो अगर आपसे याद हो जाए तो कर लेना, क्योंकि कई जगह कई बार काम आती हैं ये। तो पाउलिंग स्केल पर कुछ परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन देख रहे हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इनको रहने दो। अक्रिय या निष्क्रिय गैसों की नेगेटिविटी तो अभी तक निकाल नहीं पाए हैं, क्योंकि जितने भी अपन ने गुण पढ़े ना, बंध वियोजन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा, ये और परमाणु आकार, ये अक्रिय गैसों के अभी तक इनमें से कई गुण निकाल नहीं पाए हैं वैज्ञानिक, इसलिए इनकी नेगेटिविटी भी नहीं निकाल पाए। अच्छा, मुलिकन और पाउलिंग स्केल में कौन सा स्केल ज़्यादा अच्छा है? पाउलिंग, क्योंकि मुलिकन स्केल में आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता से निकालते हैं ऋण विद्युतता,
दोनों का बिल्कुल सही मान निकालना बड़ा कठिन है। बंद वियोजन ऊर्जा सही तरीके से या सही मान निकाला जा सकता है। तो यहाँ देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन की पॉलिंग स्केल पर नेगेटिविटी होती है 2.1, लिथियम की 1.0। अब इस आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो 0.5 बढ़ती है ना। ये तो याद रखने के लिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक आवर्त में 0.5 बढ़ेगी, है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4.0। 0.9 सोडियम की नेगेटिविटी लिथियम से कम है। यहाँ पर पहले 0.3 बढ़ेगी, फिर लास्ट में 0.4 और 0.5 बढ़ेगी। 1.2, 1.5, 1.8। फास्फोरस की नेगेटिविटी 2.1, सल्फर की 2.5 और क्लोरीन की 3.0। ब्रोमीन की नेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर 2.8 और आयोडीन की 2.5 होती है। यहाँ पोटेशियम की नेगेटिविटी 0.8, सीजियम की 0.7 और रुबिडियम की भी 0.7। अब कुछ तत्व आपको ऐसे दिख रहे होंगे जिनकी ऋण विद्युतताएं समान हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन और आयोडीन। इन तीनों की ऋण विद्युतताएं समान है, 2.5 है। इसी तरह हाइड्रोजन और फास्फोरस की ऋण विद्युतता समान है, 2.1। और बेरिलियम और एल्यूमिनियम की ऋण विद्युतताएं भी समान हैं, 1.5। तो ये कुछ तत्व हैं जिनकी ऋण विद्युतताएं समान हैं। तो पॉलिंग स्केल पर अगर ये याद रह जाए तो कुछ तत्वों की ऋण विद्युतताएं याद रख लेना। आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन है? फ्लोरीन। और सबसे कम ऋण विद्युतीय कौन है? रुबिडियम और सीजियम। अपन सीजियम को ही लेंगे। सबसे कम ऋण विद्युतीय और सबसे अधिक धन विद्युतीय, और ये सबसे अधिक ऋण विद्युतीय और सबसे कम धन विद्युतीय। इस ऋण विद्युतता के कुछ अनुप्रयोग हैं। इसके कुछ एप्लीकेशन है, यानी ऋण विद्युतता की सहायता से अपन कुछ और भी गुणों की तुलना कर सकते हैं। तो इसके 4 अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग, किसी बंध की लंबाई ज्ञात करने में। किसी बंध की लंबाई ज्ञात करने में। तो मैंने जैसे आपको परमाणु आकार में बताया था कि सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, उसकी क्या कहलाएगी? सहसंयोजी त्रिज्या। तो अगर 2 सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए परमाणु हैं और अगर उनकी ऋण विद्युतताओं में अंतर 0 है, तो मैंने बताया था उनकी जो बंध लंबाई है वो दोनों की त्रिज्याओं के जोड़ के बराबर होगी। लेकिन अगर ऋण विद्युतता में अंतर 0 नहीं आता तो उनकी बंध लंबाई कुछ कम आती है उनकी सहसंयोजी त्रिज्याओं के जोड़ से। तो इसके लिए फार्मूला क्या है? ए और बी परमाणु के बीच की बंध लंबाई निकालनी है। तो ए परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या प्लस बी परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या, इनको जोड़ देंगे और इसमें से कितना कम करेंगे? 0.09
इंटू डेल्टा ई एन, तो माइनस 0.09 इंटू डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन क्या है? ऋण विद्युतता में अंतर। ये आर ए क्या है? ए परमाणु की सह संयोजी त्रिज्या, आर बी क्या है? बी परमाणु की सह संयोजी त्रिज्या, और डेल्टा ई एन क्या है? दोनों की ऋण विद्युतताओं में अंतर। एक्स ए माइनस एक्स बी, मॉड के अंदर लिख दो, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा देंगे। तो ये ऋण विद्युतताओं में अंतर है दोनों परमाणुओं की। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं इस फॉर्मूले पर। ये आपको दे दिया कि कार्बन कार्बन बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, क्लोरीन क्लोरीन बंध लंबाई 1.98 एंगस्ट्रॉम, कार्बन की ऋण विद्युतता 2.5 दे दी, क्लोरीन की ऋण विद्युतता 3.0 दे दी। इकाई नहीं होगी कोई ऋण विद्युतता की, है ना। और आपको क्या निकालना है? कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई निकालना है। तो कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई क्या होगी? फॉर्मूला क्या होगा? ये लग जाएगा। तो कार्बन की सहसंयोजी त्रिज्या, अब ये तो कार्बन की बंध लंबाई है, मैंने कहा था ना बंध लंबाई का आधा सहसंयोजी त्रिज्या होगी। तो 1.54 का आधा कार्बन की सहसंयोजी त्रिज्या प्लस 1.98 का आधा जोड़ दो क्लोरीन की सहसंयोजी त्रिज्या और माइनस 0.09, और दोनों की ऋण विद्युतता में अंतर क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2.5 यानी 0.5। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा कार्बन क्लोरीन की बंध लंबाई कितनी आएगी। तो ये क्वेश्चन में आपको दे रखी रहेंगी बंध लंबाइयाँ, उनको आधा करके त्रिज्या निकाल लेना। ऋण विद्युतता को कई बार आपसे कहेगा कि इग्नोर कर दो, ऋण विद्युतता में अंतर को इग्नोर कर दो, छोड़ दो, तो छोड़ देंगे। तो ये वाला अपन यहाँ से जो स्टेप है वो, ये वाला जो यहाँ पर स्टेप है इसको हटा देंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसको हटा देंगे। दूसरा अनुप्रयोग किसी का, किसी बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण प्रतिशत आयनिक लक्षण और ध्रुवीयता ज्ञात करने में तो देखो एक बात यहाँ आपको बताते हैं, ना तो कोई बंध 100% आयनिक होता है, ना ही कोई बंध 100% कोवैलेंट होता है। ना ही कोई बंध 100% आयनिक, ना ही कोई बंध 100% कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड में भी, सहसंयोजी बंध में भी कुछ आयनिक लक्षण आ जाते हैं, उसको ध्रुवीयता भी कहते हैं। दो ध्रुव बन जाएंगे ना, जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में ये बंध बना हुआ है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बंध बना है, बंध तो सहसंयोजी है।
लेकिन ये फ्लोरीन क्या करेगा, ऋण विद्युती ज़्यादा है, इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है तो साझे के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, जिससे क्या होगा, इस पर कुछ ऋणावेश आ जाएगा और इस पर कुछ धनावेश। ये आवेश पूरा नहीं आएगा, पूरा एक ऋण या एक धन नहीं आएगा, उससे कुछ कम होगा, उसको आवेश का प्रभाज बोलते हैं। और परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। अब देखो HF, HCl, HBr और HI, ठीक है, ये भी ऋण विद्युती है हाइड्रोजन से, तो ये भी खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। ये भी हाइड्रोजन से ज़्यादा ऋण विद्युती है, ये भी खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। और ये भी हाइड्रोजन से ज़्यादा ऋण विद्युती है, ये भी खींच लेगा। अब ऋण विद्युतता इसकी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा खींचेगा, इस पर आवेश ज़्यादा आएगा, यानी इस बंध में ध्रुवीयता और आयनिक लक्षण दोनों ही ज़्यादा होंगे। और जैसे जैसे ऋण विद्युतता में अंतर कम होगा, क्योंकि अब इसकी ऋण विद्युतता कम हो रही है ना हैलोजन की, तो नीचे जाने पर डेल्टा EN ऋण विद्युतता में अंतर कम होगा। कम होने पर आयनिक लक्षण घटेंगे बंध में। सहसंयोजी लक्षण कहें वो बढ़ेंगे। और ध्रुवीयता, बंध में ध्रुवीयता हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो घटेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आयनिक लक्षण या ध्रुवीयता जो होगी वो किसके समानुपाती होगी, ऋण विद्युतता में अंतर के। आयनिक लक्षण या ध्रुवीयता ऋण विद्युतता में अंतर के समानुपाती होगी। जितना ज़्यादा ऋण विद्युतता में अंतर होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा खिसक जाएंगे और उस पर आवेश उतना ही ज़्यादा आएगा। आयनिक लक्षण उतने ही ज़्यादा आएंगे, ध्रुवीयता उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो ऋण विद्युतता में अंतर के समानुपाती होगा क्या, आयनिक लक्षण। और ध्रुवीयता भी, बंध की ध्रुवीयता ये भी समानुपाती होगी डेल्टा EN के। यानी जैसे जैसे ऋण विद्युतता में अंतर बढ़ेगा, बंध में ध्रुवीयता या आयनिक लक्षण बढ़ते जाएंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसकी गणना करने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है। क्या है फॉर्मूला? प्रतिशत आयनिक लक्षण जो होंगे वो बराबर होंगे 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से अगर ऋण विद्युतता में अंतर पता हो तो अपन किसी भी बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपको आवेश की मात्रा निकालनी है या आवेश का प्रभाज निकालना है, प्रभाज या आवेश की मात्रा निकालनी है। प्रभाज तो जानते हो 1 से कम आएगा हमेशा, प्रभाज जो होगा 1 से कम आएगा।
तो प्रभाज निकालने के लिए कुछ नहीं है, बस इस फॉर्मूले में 100 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का स्क्वायर बटे 100। तो आवेश की मात्रा या आवेश का प्रभाज आ जाएगा। और दोनों ही देखो नेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करेंगे। अब जैसे मान के चलो 50% आयनिक लक्षण आ गए तो 50% सहसंयोजी होंगे, 60% आयनिक आ गए तो सहसंयोजी 40% होंगे। तो ये जानते ही आप। तो किसी बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण और बंध की ध्रुवीयता ज्ञात करने में नेगेटिविटी डिफरेंस से अपन देख लेंगे। अगर आपको थ्योरेटिकली पूछा जाए तो नेगेटिविटी में डिफरेंस देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा बंध में कितनी ध्रुवीयता है या कितना आयनिक लक्षण है। आयनिक लक्षण बढ़ेंगे तो सहसंयोजी लक्षण कम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों रहने तो 100% ही हैं। यहां पर देखो डेल्टा ई एन, ये प्रायोगिक अपन यहां पर रिजल्ट निकाल रहे हैं। प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है प्रायोगिक निष्कर्ष हैं ये। सैद्धांतिक तो आप उस फॉर्मूले से निकालोगे, ये प्रायोगिक देखे हैं वैज्ञानिकों ने, ठीक है, साइंटिस्ट ने। गैलिस या जैलिस नाम के साइंटिस्ट ने ये देखा था। यहां पर आयनिक लक्षण, सहसंयोजी लक्षण, और बंध की प्रकृति, तो जैसे देखा गया कि अगर दो परमाणुओं की ऋण विद्युतता में अंतर कितना आता है 1.7, तो इसमें 50% आयनिक लक्षण, 50% सहसंयोजी लक्षण, और बंध की प्रकृति क्या होगी, आयनिक भी हो सकता है बंध, और सहसंयोजी भी हो सकता है। 50-50% है ना, तो भाई आयनिक भी बोल सकते हो, सहसंयोजी भी कह सकते हो। दूसरा, अगर ये अंतर 1.7 से ज्यादा है तो आयनिक लक्षण 50% से ज्यादा, सहसंयोजी लक्षण 50% से कम। और ऐसे बंध को अपन क्या कहेंगे, जब 50% से ज्यादा आयनिक लक्षण है तो ये बंध आयनिक ही कहलाएगा। और अगर ये अंतर 1.7 से कम है तो आयनिक लक्षण 50% से कम होंगे, सहसंयोजी लक्षण 50% से ज्यादा होंगे। लेकिन बंध में अभी भी दो ध्रुव बनेंगे, क्योंकि ऋण विद्युतता में अंतर रहेगा तो धन और ऋण ध्रुव बन जाएंगे। तो बंध कैसा होगा, सहसंयोजी तो होगा लेकिन ध्रुवीय होगा। कैसा बंध होगा, ध्रुवीय सहसंयोजी। और ये 0 है तो लगभग 0% आयनिक लक्षण, लगभग 100%, लगभग कहा है मैंने,
0% का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही 0%, लगभग 0%। थोड़ा बहुत आयनिक लक्षण हर बंध में होंगे। जैसे हाइड्रोजन का बंध है, ऋण विद्युतता में अंतर कितना है? 0। फिर भी इसमें प्रतिशत आयनिक लक्षण अगर देखते हैं तो आयनिक लक्षण इसमें आ जाते हैं 2%। इसमें देखो पूरा 0% नहीं है आयनिक लक्षण, थोड़े बहुत रहेंगे। तो लगभग 0%, लगभग 100%। और बंध कैसा होगा? अब इसमें 2 ध्रुव नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ दोनों की ऋण विद्युतता बराबर है, साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा बीच में ही रहेगा, 2 ध्रुव नहीं बनेंगे। तो कैसा होगा बंध? अध्रुवीय और सहसंयोजी। तो ये प्रायोगिक निष्कर्ष निकाले हैं कि ऋण विद्युतता में अंतर से देख सकते हैं अपन के किसमें आयनिक लक्षण ज्यादा होंगे, किसमें सहसंयोजी। बंध की प्रकृति भी बता सकते हैं। इसका एक अपवाद भी है, HF, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में बंध। ऋण विद्युतता में अंतर देखोगे इनमें 1.9 है, 1.9 है। तो इसके हिसाब से इसमें 1.9 यानी 1.7 से ज्यादा हुआ ना अंतर। 50% से ज्यादा आयनिक होना चाहिए और बंध कैसा होना चाहिए? आयनिक। लेकिन इसमें कैसा बंध होता है? ध्रुवीय और सहसंयोजी। बंध कैसा होता है? ध्रुवीय होता है और सहसंयोजी। आयनिक बंध नहीं होता, जबकि ऋण विद्युतता में अंतर 1.7 से ज्यादा है। तीसरा अनुप्रयोग इसका वो है ऐसे यौगिकों की प्रकृति का पता करने में जिनमें OH बंध होता है। ऐसे यौगिकों की प्रकृति कौन सी? अम्लीय और क्षारीय। ऐसे यौगिकों की प्रकृति से मतलब अम्लीय क्षारीय ज्ञात करने में जिनमें OH बंध होते हैं। अब OH अगर बंद है किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में, और पानी में डालें उसको, अगर कहाँ डालें उसको? पानी में, तो आप जानते हैं कि ये बंध 2 तरीके से टूट सकता है। या तो यहां से बंध टूट जाएंगे, तब क्या मिलेगा आपको? OH माइनस। और या बंध यहां से टूट जाए तो आपको क्या मिलेगा? H धनायन। तो ये तो आप जानते ही होंगे, आर्हेनियस का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा अम्ल और क्षार के बारे में। ऐसे पदार्थ, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ या यौगिक जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं अम्ल कहलाते हैं आर्हेनियस के अनुसार। और ऐसे यौगिक या ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पदार्थ अम्लीय होगा या क्षारीय होगा?
यानी जो H धनायन कौन देगा और OH ऋणायन कौन देगा, ये अपन ऋण विद्युतता में अंतर के द्वारा पता लगा सकते हैं, बता सकते हैं। तो पहला केस, जैसे मैंने यौगिक मान लिया X यहां कोई भी परमाणु है जिसके साथ कौन बंध बनाएगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ बंध बनाएगा हाइड्रोजन। XOH प्रकार का कोई परमाणु है। तो इस बंध की ऋण विद्युतता और इस बंध की ऋण विद्युतता में अंतर देखेंगे। तो पहला केस, अगर XO बंध की नेगेटिविटी में अंतर, डेल्टा का मतलब अंतर के लिए बताते हैं ये साइन, है ना, डेल्टा EN माने ऋण विद्युतता में अंतर इन दोनों की। और ये अंतर अगर क्या है, ज्यादा है, किससे, OH बंध की ऋण विद्युतता में अंतर से, यानी इस बंध की ऋण विद्युतता में अंतर ज्यादा है और इसकी ऋण विद्युतता में अंतर कम है। तो क्या होगा, पानी में डाल दिया मैंने इसको, ये आपका यौगिक है XOH, पानी में डालेंगे इसको। अच्छा, यहां ऋण विद्युतता में अंतर ज्यादा है तो इस पर जो आवेश आएगा वो इस हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां अंतर ज्यादा है तो ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा अंतर है तो ज्यादा खींचेगा, यहां आवेश ज्यादा आएगा, ये कम आएगा। अब पानी के अणु आएंगे जो इनको घेरेंगे, इस हाइड्रोजन को भी और इस X धनायन को भी। तो पानी आप जानते हैं ध्रुवीय विलायक होता है, जल ध्रुवीय विलायक है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता ज्यादा है तो ये क्या करता है, दोनों बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, तो इस पर ऋणावेश और इन दोनों पर धनावेश आ जाता है। दो ध्रुव बनते हैं इसमें, ऋण ध्रुव और ये धन ध्रुव। अपन इसको शॉर्ट में ऐसे बता देते हैं, ये धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव। अब क्या होगा, इसको पानी में डाला मैंने XOH को, इस यौगिक को। अब यहां ऋण विद्युतता में अंतर ज्यादा है तो इस पर धनावेश ज्यादा आएगा, इस पर कम आएगा। पानी के अणु आएंगे और पानी के अणु का कौन सा सिरा आएगा, इसकी तरफ, क्योंकि इस पर धनावेश है तो पानी का ऋण सिरा आ जाएगा, यानी पानी के जल के अणु के ऋण सिरे इसकी तरफ निर्देशित रहेंगे और इसको खींचेंगे। यहां भी आएंगे और इसको खींचेंगे। आप बताओ किसको ज्यादा खींचेंगे, इस पर आवेश कम है, इस पर आवेश ज्यादा है। ज्यादा आवेश जिस पर होगा उसको ज्यादा खींचेंगे। ज्यादा आवेश किस पर है, ऋण विद्युतता में अंतर जहां ज्यादा होगा वहां ज्यादा आवेश आएगा, और आवेश ज्यादा होगा तो जल के अणु इसको ज्यादा खींचेंगे। ज्यादा खींचेंगे तो ये वाला बंध टूट जाएगा, ये बंध नहीं टूटेगा, और ये बंध टूटेगा तो क्या मिलेगा आपको, X धनायन और OH ऋणायन। तो यहां पर अगर अपन बात करें किसकी, यहां ऋण विद्युतता में अंतर ज्यादा है, यहां कम है, तो जल में इसको डालेंगे अगर, तो ये टूट करके जल में वियोजित होकर क्या देगा, OH ऋणायन। तो OH ऋणायन देगा तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। ये क्षारीय प्रकृति का यौगिक होगा। जैसे एक उदाहरण ले लो, NaOH, सोडियम की ऋण विद्युतता आप जानते हैं 0.9, 3.5, 2.1। यहां अंतर निकालो, कितना आएगा, 3.5 में से 0.9 को माइनस करो तो ये अंतर आएगा 2.6, और यहां अंतर निकालो 1.4। कौन सा अंतर ज्यादा आ गया, ये तो इस पर आवेश ज्यादा आएगा, जल के अणु इसको ज्यादा खींचेंगे तो ये वाला बंध टूट जाएगा।
और जल में डालने पर ये क्या देगा, Na धनायन और OH ऋणायन। तो NaOH कैसा होगा प्रकृति में, क्षारीय, जल में OH ऋणायन देगा। ठीक है, तो जल में जो OH ऋणायन देते हैं उनको अपन कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या कहलाते हैं वो, हाइड्रो ऑक्साइड। ऐसे यौगिक जिनमें OH हो, OH समूह हो और जल में डालने पर OH ऋणायन दें, वो हाइड्रो ऑक्साइड कहलाते हैं। दूसरा केस, अगर XO बंध की ऋण विद्युतता में अंतर कम हो, किससे, OH बंध की ऋण विद्युतता से, तब क्या होगा, ये यौगिक है तुम्हारा, इसने इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से खींच लिए, इस पर ऋण आवेश और इन पे दोनों पे धन आवेश आ गया। जल के अणु आ जाएंगे और उनका ऋण सिरा इनको घेर लेगा, तो यहां इसको खींचेगा और यहां पर इसको खींचेगा ये। अब यहां आवेश ज्यादा होगा क्योंकि यहां ऋण विद्युतता में अंतर ज्यादा है, तो ये बंध टूट जाएगा और ऐसा यौगिक कैसा होगा, जल में जाने पर H धनायन देगा। तो जैसे आपने XOH, ये कोई यौगिक है, जल में डाला, यहां अंतर ज्यादा है ऋण विद्युतता में, तो ये टूट करके क्या देगा, XO ऋणायन और H धनायन। तो ये अम्लीय प्रकृति का होगा। और ऐसे यौगिकों को हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते, इनको ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ऑक्सी अम्ल यानी अम्ल है और ऑक्सीजन भी है इनमें। जैसे ये उदाहरण ले लो आप, HOCl, इसके ऋण विद्युतता 2.1, 3.5, 3.0, यहां अंतर निकालो 1.4, यहां अंतर निकालो 0.5, जल में डालो। प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। कहाँ अंतर ज्यादा है ऋण विद्युतता में, OH बंध में, तो कौन सा बंध टूट जाएगा, ये। क्या मिलेगा जल में डालने पर, H धनायन और OCl माइनस। तो ये कैसा हो गया, HOCl जल में डाला तो H धनायन दे रहा है, अम्ल है, अम्लीय प्रकृति का है। तो ऋण विद्युतता में अंतर के द्वारा अपन ऐसे यौगिकों की प्रकृति बता सकते हैं जलीय विलयन में, ऐसे यौगिकों की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति बता सकते हैं जलीय विलयन में जिनमें OH बंध होते हैं, कि वो OH ऋणायन देंगे या H धनायन। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग, ऑक्साइडों की प्रकृति ज्ञात करने में ऑक्साइडों की प्रकृति ज्ञात करने में, ठीक है। ऑक्साइडों को उनकी प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांट दिया है। ऐसे ऑक्साइड जो क्षारों से क्रिया करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं।
दूसरे ऐसे ऑक्साइड जो अम्लों से क्रिया करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो दोनों से ही क्रिया कर लेते हैं, अम्लों से क्षारों से, उभयधर्मी। और ऐसे ऑक्साइड जो ना अम्लों से क्रिया करते हैं ना क्षारों से क्रिया करते हैं, जिनका जलीय विलयन उदासीन होता है, लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते, उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं ऑक्साइड। पहला अपन पढ़ेंगे इसमें अम्लीय ऑक्साइड। ये क्या करते हैं? क्षारों से क्रिया करते हैं, इनका जलीय विलयन अम्लीय होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। चाहो तो लिख लो। पहला कौन से होते हैं? जो क्षारों से क्रिया करते हैं, इनका जलीय विलयन अम्लीय होता है। और तीसरा, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण, सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातुओं के जो ऑक्साइड है, सामान्यतः कह रहा हूं मैं, कुछ अधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी भी होंगे, कुछ अधातुओं के ऑक्साइड उदासीन भी होंगे, सामान्यतः अम्लीय होते हैं। अधातु तो आप जानते ही हैं, आवर्त सारणी में बता ही दिया मैंने। दाईं ओर आने वाले तत्व कार्बन, बोरॉन, कार्बन, बोरॉन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये धातु हैं। हाइड्रोजन, तो इनके ऑक्साइड अम्लीय होंगे। जैसे बोरॉन का ऑक्साइड अम्लीय होगा, सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होंगे, क्लोरीन के ऑक्साइड अम्लीय होंगे, कार्बन का ऑक्साइड CO2 अम्लीय होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, N2O5, ये धातु हैं, इनके ऑक्साइड अम्लीय होंगे। तो अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। मैं बताऊंगा कुछ उभयधर्मी भी है और कुछ उदासीन भी है, वो याद करने पड़ेंगे। सामान्यतः आप याद रख लेना। इनकी जो अम्लीय सामर्थ्य है, अच्छा, अम्ल आप जानते हो कौन कौन से होते हैं? 3 सिद्धांत होते हैं अम्लों के, आर्हेनियस का, ब्रोस्टैंड का और लुईस का। आर्हेनियस क्या कहता है? जो जल में H देते हैं वो अम्ल। ब्रोस्टैंड क्या कहता है? जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन यानी H, वो अम्ल। और आर्हेनियस, लुईस क्या कहता है? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो अम्ल। तो कहने का मतलब यह है कि अम्ल वो होंगे जो धनात्मक भाग को त्यागेंगे, देंगे। H दें या कोई भी धनायन दें, वो अम्ल। और दूसरे अम्ल कौन से होंगे? जो ऋणात्मक भाग को ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें, OH ऋणायन को ग्रहण कर लें, F ऋणायन को ग्रहण कर लें, वो अम्ल। जो जितनी आसानी से H दे देगा या जो जितनी ज्यादा मात्रा में H देगा, वो उतना ही प्रबल अम्ल। जो जितनी आसानी से ऋणायन को ग्रहण कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, वो उतना ही प्रबल अम्ल। समझ में आ गई बात?
तो जो धनायन को त्यागें और ऋणायन को ग्रहण करें वो अम्ल, जो आसानी से त्यागें, आसानी से ऋणायन को ग्रहण करें, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें, वो प्रबल अम्ल। तो यहाँ जो अम्लीय सामर्थ्य है वो ऋण विद्युतता में जो अंतर है या नेगेटिविटी जो है उस पर निर्भर करेगी। नेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। इसी तरह अगर धनावेश ज़्यादा है तो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो अम्लीय सामर्थ्य ऋण विद्युतता के समानुपाती कह लो, आवेश के भी समानुपाती कह लो। आवेश कौन सा? धनावेश। और आकार के व्युत्क्रमानुपाती कह लो। इन दोनों का अनुपात आवेश घनत्व कहलाता है। तो आवेश और आकार का अनुपात जितना ज्यादा होगा, आवेश घनत्व जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ग्रहण करने की, लेने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। तो ये अम्लीय सामर्थ्य अपन इससे देख सकते हैं। उदाहरण लें अगर अपन अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करने के, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO2 और Cl2O7। इधर जाने पर ऋण विद्युतता, नेगेटिविटी बढ़ेगी। ऋण विद्युतता बढ़ेगी ना, सोडियम से मैग्नीशियम ज्यादा ऋण विद्युती है, एल्यूमिनियम और भी ज्यादा है। तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाएगी। ये यहाँ पर दुर्बल अम्ल होगा और ये सबसे प्रबल अम्ल। और क्षारीय सामर्थ्य कहें तो इसके उल्टा कह सकते हो आप, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ रही है तो क्षारीय सामर्थ्य घटेगी। ये प्रबल क्षार और वो दुर्बल क्षार। आवेश से भी देखना चाहो तो आवेश यानी ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना मैंने बताया था। इस पर कितना आवेश आएगा? +1, ये +2, +3, +4, +5। यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो सकता है आवेश से, यहाँ नहीं होगा, सॉरी, यहाँ ये +5 और ये +4। ये कहोगे ये आवेश ज्यादा है, ये कम है, तो ये ज्यादा अम्लीय होना चाहिए, ये कम। नहीं, ऐसा नहीं है। ऋण विद्युतता में अंतर से देखेंगे, नेगेटिविटी से देखोगे तो इसकी नेगेटिविटी ज्यादा होने से ये P2O5 से SO2 ज्यादा अम्लीय होता है। जो क्रम इनके ऑक्साइड का है वही क्रम इनके हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी अम्लों की सामर्थ्य का होगा। जैसे इनको पानी में डालेंगे, जैसे ये क्षार हैं दोनों, इनको पानी में डालते हैं तो क्षारीय विलयन बनेगा। अच्छा, क्या बनेगा पानी में डालने पर? इससे क्या बनेगा? इनका जल अपघटन हो जाएगा पानी में। ये क्या बनाएगा? NaOH, ये MgOH का होल ट्वाइस, ये Al2O3, AlOH का होल थ्राइस, SiO2, H4, SiO4, P2O5, H3PO4, SO2 क्या बनाएगा जल में? H2SO3 और ये HClO4। ये आपको सिखाएंगे कैसे आगे जल में डालने पर इनका जल अपघटन होता है और क्या बनाते हैं। यहाँ पर ये तो हाइड्रोक्साइड कहलाएंगे क्योंकि OH ऋणायन देंगे, और ये ऑक्सी अम्ल कहलाएंगे, H धनायन देंगे। ये कैसे देखोगे मैंने अभी बताया था कंसेप्ट। अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करनी है अपने को, तो इधर जाने पर जो ऑक्साइडों की रहेगी वही अम्लीय सामर्थ्य का क्रम इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्सी अम्ल का रहेगा। तो इनकी अम्लीय सामर्थ्य क्या होगी इधर जाने पर? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ने का कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ना है। और देखो कुछ उदाहरण। N2O,
NO, N2O3, NO2 और N2O5। आवेश देख लो, क्योंकि नाइट्रोजन दिख रहे हैं आपको तो सारे। अब नाइट्रोजन की ऋण विद्युतता तो आप सब में आपको समान दिखेगी, पर ऐसा नहीं है, आवेश से देखना पड़ेगा। आवेश के समानुपाती होती है ऋण विद्युतता। तो यहाँ N2O पर +1 चार्ज आएगा इस नाइट्रोजन पर, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4, यहाँ +5। यह आवेश आ गया। अब आवेश से देख लो, क्योंकि नेगेटिविटी तो आपको समान ही दिखेगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या होगा इधर जाने पर? आवेश क्या हो गया? बढ़ गया। आवेश का घनत्व भी बढ़ जाएगा। आवेश या आवेश घनत्व बढ़ गया, इसलिए इनकी जो अम्लीय सामर्थ्य है बढ़ जाएगी। और देखो उदाहरण, क्लोरीन के ये ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं, HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल, HClO2 क्लोरस अम्ल, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल, HClO3 क्लोरिक अम्ल और HClO4 पर क्लोरिक अम्ल। आवेश निकाल लो, यहाँ +1, यहाँ +3, और इस पर आवेश आएगा +5 और इस पर +7। कैसे निकालेंगे ये बता देते हैं। हाइड्रोजन पर अपन कितना आवेश लेते हैं? +1। ऑक्सीजन का -2। इसका निकालना है तो x और बराबर 0, क्योंकि कोई आवेश नहीं है ना, तो 0 के बराबर। इसी तरह यहाँ +1, इसका x, ये -4 बराबर 0। इसका +1, इसका x, -6 बराबर 0। इसका +1, इसका x, ये -8 बराबर 0। तो आवेश आ जाएगा +1, +2, +3, +4, +7। इसको ऑक्सीकरण संख्या भी कह देते हैं। क्या होगा इधर जाने पर? आवेश बढ़ गया, आवेश घनत्व भी बढ़ गया, तो अम्लीय सामर्थ्य या अम्लीय गुण बढ़ जाएगा। ये दुर्बल अम्ल होगा HOCl और HClO4 प्रबल अम्ल होगा। इसका एक अपवाद देख लो, H3PO2 फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल लेंगे, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। H3PO2 का नाम हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। ये नाम याद करना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे। नाम नहीं आते तो मैं बोलता हूं, या जो भी जहां से भी आप याद करना चाहें याद कर लो। H3PO3 फास्फोरस अम्ल और H3PO4 फास्फोरिक अम्ल या हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, सॉरी ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, हाइपो नहीं ऑर्थो। ये हाइपोफॉस्फोरस, फास्फोरस अम्ल और फास्फोरिक अम्ल। आवेश निकालोगे तो इस पर +1, इस पर +3 और इस पर +5। अगर मैंने वो कंसेप्ट लगाया तो ये प्रबल अम्ल होना चाहिए इन तीनों में, इससे दुर्बल ये और इससे दुर्बल ये। लेकिन जब प्रायोगिक मान से देखते हैं, प्रायोगिक मान क्या होता है अम्लों की सामर्थ्य देखने का, उनका Ka मतलब होता है अम्ल का वियोजन स्थिरांक। तो Ka की वैल्यू जब देखते हैं तो यहाँ बिल्कुल जस्ट उल्टा क्रम आता है। ये प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल और ये और भी दुर्बल। तो ये एक अपवाद है, बाकी सारे ऑर्डर आप थ्योरेटिकली इस कंसेप्ट से देख सकते हो। दूसरे जो ऑक्साइड हैं, क्षारीय ऑक्साइड कौन से होंगे? जो अम्लों से क्रिया करेंगे। इनका जलीय विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा और लाल लिटमस को नीला कर देंगे। तो क्षारीय ऑक्साइड कौन से होंगे? ये अम्लों से क्रिया करते हैं
दूसरा इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है। और तीसरा, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। उदाहरण, सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो है आपको उभयधर्मी भी देखने को मिलेंगे और डी खंड की धातु जिनकी ऑक्सीकरण संख्या आवेश जिन पे ज़्यादा होगा तो उनके कुछ ऑक्साइड अम्लीय भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सामान्यतः लिखा है मैंने। धातुओं के ऑक्साइड आप देख सकते हो, उदाहरण Na2O कैसा होगा, क्षारीय। MgO, CaO, FeO, CuO, ये सब कैसे होंगे नेचर में? ये सारे धातुओं के ऑक्साइड हैं, कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। इनकी क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करनी है। तो जैसे अम्लीय सामर्थ्य के अपोजिट कंसेप्ट लगा देंगे। और जैसे मैंने कहा था अम्ल कौन से होते हैं, जो कोई भी धनायन को देंगे ऋणायन को लेंगे। अब क्षार कौन से होंगे, जो ऋणायन देंगे। ऑक्साइड ऋणायन दें, एफ ऋणायन दे दें, इलेक्ट्रॉन दे दें, तो किसी भी प्रकार का ऋणायन देने वाले क्षार कहलाएंगे। ऋणायन देने वाले क्षार और धनायन को ग्रहण करने वाले क्षार। ऋणायन देने वाले, कोई भी ऋणायन दे। इलेक्ट्रॉन भी ऋणात्मक कण है, और दो ऋणायन ऑक्साइड आयन दे दें, OH ऋणायन दे दें, F ऋणायन दे दें, ऋणायन दाता क्षार कहलाएंगे और धनायन ग्राही भी क्षार कहलाएंगे। क्षारीय सामर्थ्य जो है नेगेटिविटी के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि ऋण विद्युतता कम होगी, ऋण विद्युतता कम होगी तभी तो ऋणायन देने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। आवेश के भी व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि आवेश जितना कम होगा उसकी ऋणायन को त्यागने की प्रवृत्ति भी ज्यादा होगी। और आकार के समानुपाती, आकार जितना बड़ा होगा नाभिक का आकर्षण बल कम लगेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन या ऋणायन दे देगा। आकार बड़ा होगा बंध भी आसानी से टूटेगा, जल्दी ऋणायन देगा। तो ये ऋण विद्युतता और आवेश के व्युत्क्रमानुपाती और आकार के समानुपाती अपन देख सकते हैं क्या, उसकी क्षारीय सामर्थ्य को। तो जैसे उदाहरण ले लें, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और CS2O। क्या क्रम होगा क्षारीय सामर्थ्य का, बताओ? इसकी ऋण विद्युतता सबसे ज्यादा और इसकी सबसे कम।
इसका आकार सबसे छोटा, इसका आकार सबसे ज़्यादा, तो नेगेटिविटी कम हो गई, आकार बढ़ गया। नेगेटिविटी के व्युत्क्रमानुपाती, आकार के समानुपाती, तो क्षारीय सामर्थ्य क्या होगी? क्षारीय सामर्थ्य बढ़ जाएगी। प्रबलतम क्षार होता है ये सीजियम ऑक्साइड, और इसका अगर जल में डाल के क्षारीय विलयन बनाओगे यानी हाइड्रोक्साइड बना लो, जो क्रम ऑक्साइडों का है बिल्कुल वही क्रम आएगा इनके हाइड्रोक्साइडों का। LiOH लिथियम का हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH रुबिडियम हाइड्रोक्साइड RbOH और सीजियम हाइड्रोक्साइड। क्या क्रम होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, आकार बढ़ेगा, क्षारीय सामर्थ्य बढ़ जाएगी। और उदाहरण देख लो। यहां क्या क्रम होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, आवेश भी देखोगे तो बढ़ जाएगा, +1 +2 +3 +4। तो नेगेटिविटी और आवेश दोनों के क्षारीय सामर्थ्य क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती, तो क्षारीय सामर्थ्य क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, नेगेटिविटी या आवेश से या आकार से क्षारीय सामर्थ्य का ग्राफ देख सकते हो। और एक उदाहरण ले लो, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम, स्टोंसियम और बेरियम ऑक्साइड। क्या होगा इधर जाने पर? नेगेटिविटी कम होगी, आकार बढ़ जाएगा, क्षारीय सामर्थ्य क्या होगी? क्षारीय गुण क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये द्वितीय आवर्त में, द्वितीय वर्ग में ये दुर्बल क्षार होगा और ये प्रबल क्षार होगा। तो प्रथम वर्ग के ये जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है ना, इनकी नेगेटिविटी कम है, आकार बड़ा है, आसानी से ऑक्साइड त्याग देंगे, हाइड्रोक्साइड त्याग देंगे, प्रबल क्षार होंगे। तीसरे प्रकार के जो ऑक्साइड हैं उनको कहते हैं उभयधर्मी। अंग्रेजी में एम्फोटेरिक। कौन से होते हैं? ऐसे ऑक्साइड या ऐसे यौगिक, ऐसे ऑक्साइड या ऐसे यौगिक जो अम्ल और क्षार दोनों से ही अभिक्रिया करते हैं। ऐसे ऑक्साइड या ऐसे क्षार, ऐसे ऑक्साइड या ऐसे यौगिक जो अम्ल और क्षार दोनों से ही अभिक्रिया कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं अपन उभयधर्मी। कौन से हैं? देखो, इनको याद रखने का एक तरीका बताते हैं आपको। जनाबे आली ने आज सब पंजाबी सॉन्ग बेकार गाए। तो ये याद रखने का तरीका है। यहां पर जिंक, जिंक का ऑक्साइड और जिंक का हाइड्रो ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, जिंक का हाइड्रो ऑक्साइड, तीनों उभयधर्मी होंगे ना। एल्यूमिनियम
आली का मतलब एल्यूमिनियम, जनाबे का मतलब Zn। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड तीनों उभयधर्मी होंगे। आर्सेनिक और आर्सेनिक का ऑक्साइड उभयधर्मी होगा। एंटीमनी, इसका ऑक्साइड भी उभयधर्मी होगा। लेड, लेड के दोनों ऑक्साइड +2 ऑक्सीडेशन में और +4 में उभयधर्मी होंगे। लेकिन अम्लीय गुण पूछे तो इसमें कम होगा और इसमें ज्यादा, आवेश ज्यादा आ गया तो अम्लीय गुण PbO2 में ज्यादा आएगा, पर दोनों उभयधर्मी होते हैं लेड के ऑक्साइड। टिन, टिन के भी दोनों ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, +2 में और +4 में। बेरिलियम, बेरिलियम का ऑक्साइड और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड दोनों उभयधर्मी होते हैं। और गैलियम, गैलियम के भी दोनों ऑक्साइड +1 ऑक्सीडेशन में और +3 में उभयधर्मी होते हैं। तो ये अम्ल क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं, मतलब दोनों में घुल जाएंगे ये। अगर आप अम्ल में डाल दो इनको तो उसमें भी घुल जाएंगे, और क्षार में डाल दो तो क्षार में भी ये घुल जाते हैं, दोनों से अभिक्रिया करते हैं। मैं जिंक का एक उदाहरण लेता हूं यहाँ। Zn, Zn की जब आप तनु अम्ल से क्रिया कराएं, जैसे तनु H2SO4 से, तो आप जानते हैं जिंक इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन देगा, घुल जाएगा जिंक तनु H2SO4 में। और जिंक अगर आप NaOH की अधिकता डाल दें, ये अधिकता में डाल दें आप, तो NaOH के आधिक्य में भी ये घुल जाता है। अच्छा, पानी लेना पड़ेगा आपको, H2O लेना पड़ेगा। कैसे घुलेगा इसका तरीका बताते हैं आपको। यहाँ 2 ले लो चलो, और यहाँ पर भी 2 ले लो। पहले तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर के इस हाइड्रोजन को यहाँ से अपचयित करेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके H धनायन बनाएगा, और यहाँ से क्या मिलेंगे आपको, OH ऋणायन। ये OH ऋणायन इसके साथ ZnOH का होल ट्वाइस बनाएंगे, जिंक का हाइड्रोक्साइड। जिंक का हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी है, उभयधर्मी है मतलब जिंक का हाइड्रोक्साइड अम्ल की तरह भी काम करेगा, क्षार की तरह। जब NaOH में पड़ा रहेगा ये ZnOH का होल ट्वाइस, तो ये अम्ल की तरह काम करेगा, क्योंकि क्षार के साथ क्रिया करनी है ना, क्षार के संपर्क में है। तो जिंक का हाइड्रोक्साइड फिर इसके साथ क्रिया कर लेता है और एक संकुल यौगिक या संकुल आयन बनाता है, Na2ZnOH का होल 4 या Na2ZnO2। इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। अच्छा, साथ में यहाँ क्या निकलेगी, ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना जिंक, तो H2 यहाँ भी निकलेगी। तो एक बात तो ये ध्यान रखो, ये जितनी भी उभयधर्मी ये धातुएं हैं, ये अम्लों से, तनु अम्लों से क्रिया करके भी हाइड्रोजन देंगी, और क्षारों से या क्षारों के जलीय विलयन से क्रिया करके भी हाइड्रोजन देंगी। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर रहे हैं, इनके ऑक्साइड, ये धातु और इनके हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी है ना, तो दोनों से क्रिया कर रहे हैं, तो दोनों में ही ये घुल जाएंगे, ये दोनों में घुल जाएंगे, ये धातुएं भी, ये इनके ऑक्साइड भी, इनके हाइड्रोक्साइड भी। और ये उभयधर्मी कौन सी हैं ये भी पूछ लेते हैं, आपको ये याद रखने हैं। जनाबे आली ने आज सब पंजाबी सॉन्ग बेकार गाए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है उभयधर्मी, ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं उभयधर्मी पर। और ये जो मैंने कंसेप्ट बताया ना कि ये धातुएं और
इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड अम्ल एवं क्षार दोनों में क्षार की अधिकता लेनी पड़ेगी आपको, है ना। अम्ल और क्षार दोनों में घुलनशील हैं, ठीक है। दोनों में घुलनशील का मतलब दोनों से अभिक्रिया कर रहे हैं, दोनों से अभिक्रिया करके दोनों से ही लवण बना लेते हैं, इसलिए घुल जाते हैं। अम्लों से क्रिया करते हैं तो ये क्षार की तरह व्यवहार करेंगे, और क्षारों से क्रिया करेंगे तब ये अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे, ठीक है। उदासीन ऑक्साइड कौन से होंगे? जिनका जलीय विलयन उदासीन होगा, इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। लिटमस पेपर पर ये कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, लिटमस पेपर पर ये कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। जलीय विलयन उदासीन होता है, जल अपघटन नहीं होता, अम्ल क्षार नहीं बनाते जल में, और ना ये अम्लों से क्रिया करते हैं ना क्षारों से क्रिया करते हैं। तो कौन से हैं उदासीन ऑक्साइड, आपको याद रखने पड़ेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के दो ऑक्साइड मैंने बताए हैं, CO2 और CO, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है, उसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पर +4 आवेश आएगा, आवेश ज़्यादा है इसलिए अम्लीय है। N2O और NO, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड हैं, N2O और NO, उसके बाद N2O3, NO2 और N2O5। अभी मैंने बताया अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है N2O से N2O5 तक। ये दोनों उदासीन है, N2O और NO। N2O3 दुर्बल अम्ल है, NO2 अम्ल है, और N2O5 इन पांचों में प्रबल अम्लीय है। और एक हाइड्रोजन का ऑक्साइड, ये भी उदासीन है, H2O। तो ये 4 उदासीन ऑक्साइड हैं, इनका जलीय विलयन उदासीन होता है, अम्लीय क्षारीय नहीं होता, लिटमस पर प्रभाव नहीं डालता। एक डी खंड के और देख लो आप, डी खंड के ऑक्साइड, डी खंड में देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं धन 1 से और धन 8 तक रहती हैं। तो बहुत ज्यादा आवेश की रेंज है। तो कम आवेश होता है तो मैंने बताया क्षारीय होते हैं नेचर में, अम्लीय गुण कम होते हैं। अधिक आवेश होता है तो अम्लीय गुण बढ़ जाता है, और बीच में आएगा तो दोनों ही गुण आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की रेंज बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनके ऑक्साइड का नेचर तीनों ही तरह का हो सकता है। कम ऑक्सीकरण अवस्था है तो क्षारीय होंगे, ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था है तो अम्लीय, और बीच वाली है तो उदासीन। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था को 3 भागों में बांट लेते हैं। निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट, मध्यम ऑक्सीडेशन स्टेट, और उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट। निम्न कौन सी होंगी? +1, +2, +3। और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में इनके ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? क्षारीय। मध्यम कौन सी होगी? +4, और इसमें इनके ऑक्साइड का नेचर होगा उभयधर्मीय।
और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था धन 5, धन 6, धन 7 और धन 8। और इसमें इनके ऑक्साइड का नेचर होगा अम्लीय। तो जैसे धन 1, धन 2 के उदाहरण देख लो, Cu2O, CuO, FeO, Fe2O3, ये क्षारीय ऑक्साइड होंगे। इसके 2 अपवाद याद रखना, Cr2O3 और इसका हाइड्रोक्साइड भी। Cr2O3 में आवेश देखोगे तो +3 आएगा, और एक मैंने अभी बताया था ZnO, ये +3 ये +2, तो होने तो कैसे चाहिए +2 +3 में है तो क्षारीय, लेकिन कैसे होते हैं ये उभयधर्मी। तो ये कैसे होते हैं उभयधर्मी। इसका +4 का एक उदाहरण ले लें अपन, MnO2, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है MnO2। +5, +6, +7 में जैसे CrO3 +6 में, Mn2O7 +7 में, कैसे होंगे ये अम्लीय। और इसका एक अपवाद याद रखना V2O5, इधर लिख देते हैं। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, वैनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था देखो +5 है, कैसा होना चाहिए अम्लीय, लेकिन यह भी उभयधर्मी होता है। ठीक है, तो डी खंड में ऑक्साइडों का नेचर कोई निश्चित नहीं है कि धातु है वैसे डी खंड की सभी, लेकिन इनके ऑक्साइड अपन ये नहीं कह सकते कि क्षारीय होंगे। वैसे मैंने कहा था ना सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। डी खंड में देखो ये उभयधर्मी ऑक्साइड भी हैं, Cr2O3, ZnO, MnO2 और V2O5। और डी खंड में देखो अम्लीय नेचर के ऑक्साइड भी हैं, CrO3 और Mn2O7। जल में डालोगे इसको और इसको तो अम्ल बनाएंगे, इनका जलीय विलयन अम्लीय होगा, ये अम्लीय ऑक्साइड है। चलो कंप्लीट हो गया ये तुम्हारा यहाँ तक ऑक्साइडों का वर्गीकरण। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।